भैया ये पैसे मुझे दीजिए, मेरे पैसे हैं। तेरी ये हिम्मत? भाभी अरे ये क्या किया आपने? तेरी जो हरकत है ना, तेरे को एक दो चांटे और मारने चाहिए। अंकिता पागल हो गई हो क्या तुमने उसको थप्पड़ क्यों मारा? अरे ये सैलरी मैंने इसकी पढ़ाई के लिए निकाली थी और तुमने क्या किया? ये पैसे उड़ा दिए और थप्पड़ मार दिया उसको। अरे इसे थप्पड़ नहीं मारो तो और क्या करूं? इसकी हिम्मत तो देखो, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी सैलरी छीनने की कोशिश कर रहा है। अरे अगर पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे तो हम देते तो है इसको पैसे। ये तो ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे हम इसको एक पैसा नहीं देते। सर पे चढ़ता जा रहा है। अरे मेरा छोटा भाई है ये, अगर इसने पैसे ले भी लिए तो इतनी बड़ी कौन सी प्रॉब्लम आ गई? इतना फालतू रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी अंकिता, तुमने सबके सामने इसको थप्पड़ मार दिया। राहुल, अगर तुम्हें इसकी हरकतों का पता लगेगा ना तो तुम भी इसको थप्पड़ ही मारोगे और इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा करके इसको घर पे बिठा दोगे। मेरी बात कान खोल के सुन लो अंकिता, जब मेरे पिताजी गए थे ना तो ये बोल करके गए थे कि इसको अपने भाई की तरह नहीं अपने बेटे की तरह रखियो, और मैं इसका इतना ख्याल रखता हूँ, इसको इतनी प्रायोरिटी देता हूँ। इस चीज से तुम्हें जलन हो रही है ना, सब समझ गया मैं। राहुल प्लीज, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। मैंने आज से पहले कभी तुम्हें मना किया है क्या कि अपनी छोटे भाई का ख्याल मत रखो, इसके पढ़ाई लिखाई के पैसे मत दो? लेकिन ये जो मैंने किया है इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। इसकी हरकतें ही ऐसी है और दिन ब दिन ना इसकी हरकतें बिगड़ती ही जा रही है। तुम कितने सेक्रीफाइस कर रहे हो इसके लिए। अरे पिछले 2 महीने से हमने दूध का पैसा तक नहीं दिया। राशन वाला हर महीने कॉल करता है हमें, 4 महीने हो गए उसके पैसे भी नहीं दे पाए हम। सब कुछ कर रहे हैं हम इसके लिए, लेकिन ये महाशय पढ़ाई की जगह राहुल सब कुछ कर रहा है। पता नहीं कहाँ जाता है, पार्टी क्लबिंग सब कुछ कर रहा है, लेकिन बस कॉलेज नहीं जाता ये। क्या जतिन, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या कह रही तुम्हारी भाभी? अरे ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। अगर लेटर नहीं आता ना तो मुझे भी कुछ भी पता नहीं चलता। इसके कॉलेज से एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि इसकी अटेंडेंस इतनी कम है, इसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, और अगर एग्जाम में फिर भी बिठाना है तो एक्स्ट्रा फीस लगेगी। देख लो, पूरे साल तो हमने कॉलेज की फीस भरी ताकि एग्जाम दे सके, और अब इसको एग्जाम में ही नहीं बैठने दिया जाएगा। या तो एक्स्ट्रा पैसे दो या एग्जाम कैंसिल। और जब हम पैसे ऐसे इंसान पे लुटा ही रहे हैं तो अच्छे से लुटाओ ना, इसलिए किया मैंने ये सब। क्या सुन रहा हूँ मैं ये सब? अरे मैं तेरी पढ़ाई के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, ओवर टाइम करता हूँ, लेकिन तू क्या कर रहा है? उस पैसों का मिसयूज कर रहा है। शर्म आ रही है तुझे? अरे मुझे तो ये देखकर हैरानी हो रही है कि तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तेरे भैया भाभी तेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, सिर्फ किस लिए? ताकि तेरा भविष्य बन जाए, लेकिन तू क्या कर रहा है? अरे दिन रात सिर्फ पैसों में आग लगा रहा है तू। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि तू हमारे साथ ऐसा करेगा। आप बोलो ना, है कोई जवाब? अभी तो कैंची की तरह जुबान चल रही थी तुम्हारी, जवाब दो ना। क्या पूछ रहे हैं भैया? अरे भैया अब मेरी उम्र तो देखिए, यंग हूँ मैं। क्या हो गया अगर मैंने पार्टी कर ली तो? क्या हो गया अगर थोड़ी बहुत क्लबिंग कर ली तो? और वैसे भी इतना सब कुछ चलता है। आप कॉलेज में थे तो आपने ये सब नहीं किया होगा। अरे मैंने जो किया सो किया, क्योंकि उस टाइम हमारे हालात बहुत सही थे, लेकिन अभी तेरे भाई और भाभी तेरे लिए सब कुछ करते हैं और हमारे पास इतना नहीं है कि हम तेरे पे फिजूल खर्ची कर सके। समझ गया ना? अभी हम दोनों बहुत मेहनत करते हैं तेरे लिए, और तू क्या कर रहा है? हमारे अरमानों पे पानी फेंक रहा है। और नहीं करनी पड़ाई ना तो सीधा सीधा बोल दे, ताकि हम तेरे लिए मेहनत ना करें। और जब अकेला सड़कों पे घूमेगा ना, तब तेरे को अकल आएगी कि कैसे जिंदगी जी जाती है। अरे एक बार अकेले रह के तो देख, दीन दुनिया का पता लग जाएगा तेरे को। सड़क पे भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। समझ गया ना? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तेरा भविष्य बन जाए, और कुछ नहीं। हमें तुझसे कोई लोभ लालच नहीं है। समझ गया तू? राहुल, उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? इसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसको 2 बार ना पहले मैं प्यार से बैठकर समझा चुकी हूँ, लेकिन ये समझना होता तो उसी टाइम समझ जाता। एक काम करो, इसको ना इसके हालात में ही छोड़ दो, फिर पता चलेगा। और आज के बाद ना इसको घर में घुसाने की जरूरत नहीं है। जब बाहर रहेगा ना सड़कों पे, तब सारा आटा तेल का भाव पता लग जाएगा इसको। सही कह रही हो तुम। चलो यहाँ से, इसको छोड़ दो यहीं पे, इसके हालात पे ही। चलो भैया भाभी हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए। अगर आप लोग मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ ही जाऊँगा। और भैया पापा ने बोला था ना कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, फिर आप ऐसा करोगे। मेरे से गलती हो गई भाभी, मैं मानता हूँ। और आप लोगों ने जितना किया ना, अगर कोई और भैया भाभी होते ना तो शायद वो कभी नहीं करते ऐसा जैसा आप लोगों ने किया है। तो मम्मी पापा का चेहरा भी याद नहीं है। जितना आप लोगों ने मेरे लिए किया ना, उतना कोई नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सा बहक गया था भैया, लेकिन कान पकड़ रहा हूँ। मैं आज के बाद कहीं भी पैसे नहीं लौटाऊंगा। और भाभी आपसे भी सॉरी बोल रहा हूँ। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। लास्ट टाइम माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अरे अब क्यों माफी मांग रहा है हमसे? अब तो तूने हमारे पैसों में आग लगाई दी है, हमारी मेहनत बिल्कुल बेकार कर दी है तूने। चलो अंकिता, कोई फायदा नहीं इसको समझाने का। चलो। अरे राहुल, कोई बात नहीं, माफ कर दो इसको।
अरे पहली गलती तो भगवान भी माफ करता है ना, लेकिन इसको अच्छे से समझा दो आज ही, क्योंकि आज के बाद अगर इसने कोई ऐसी गलती करी ना तो घर में कोई जगह नहीं होगी इसके लिए। नहीं नहीं भाभी, कभी ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। भैया माफ कर दो भाभी। देख, तेरे ऊपर ना हम लोग अपना जीवन कुर्बान कर चुके हैं। अरे कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं घूमते, लेकिन आज के बाद तू ये हरकत करता दिख गया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, भूल जाइयो हमें। चल अब बैठ अंदर, चलो अंकिता। चलो। ये देखो, ये यहाँ पे सो रहा है। अच्छा हुआ हमारी गाड़ी में जीपीएस लगा है, वरना ये पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएगा हमारी गाड़ी को, और ऊपर से चोरी भी कर लेगा। इसको तो मैं बताती हूँ। अबे आओ, उठ। ये सब कुछ ना आपकी लापरवाही का नतीजा है। अगर आप इन जैसे लोगों पे इतनी हमदर्दी नहीं दिखाओगे ना तो ये इस तरीके से फायदा भी नहीं उठाएंगे आपका। राहुल, इतनी हमदर्दी और इतना प्यार नहीं दिखाना चाहिए इनको, ये इस लायक है ही नहीं। अगर आप इन पे इतना भरोसा करोगे ना तो किसी दिन आपकी गाड़ी लेकर के निकल लेगा ये, और कहीं रास्ते में गाड़ी बेच आएगा ना तो ढूंढते रहना पूरे हिंदुस्तान में। मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना, पुलिस भी हाथ नहीं डालेगी। क्यों? क्योंकि आपने तो दोनों खुद अपने हाथों से चाबी इसको दे रखी है ना। अब एक चीज बताओ मेरे को, आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसको बताया था ना तुमने कि कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन ये यहाँ पे घोड़े बेच करके आराम से सो रहा है। इसको तो कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे काम से। अगर हमारी मीटिंग मिस हो जाती, लाखों का नुकसान हो जाता राहुल हमारा। इसको कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, तुम्हें होगी इसकी परवाह, और इस चीज का ये फुल फायदा उठा रहा है। अब मेरी खड़े खड़े शक्ल का देख रहे हो, मीटिंग में पहले हम लेट हो चुके हैं। इसकी जेब से चाबी निकालो और चलते हैं यहाँ से, इसको यहीं पड़े रहने दो। हाँ, लाओ दो गाड़ी की चाबी, मैं गाड़ी लेकर के पहुंचती हूँ, तुम स्कूटी पार्क करके आओ। ये देखो, फोन बज रहा है इसका, पता चल रहा है इसको कुछ। नशे करके सो रहे हैं यहाँ पे ये, कोई गाड़ी लेकर के चला जाएगा तो इसको कुछ पता चलेगा। अबे आओ, उठ। जतिन, जतिन चुपचाप खड़े हो जाओ। जतिन उठ रहे हो कि नहीं तुम? अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है अंकिता। क्या हुआ राहुल, कौन है? तुमने इसका फोन क्यों उठाया? राहुल, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं हम। अरे क्या हुआ राहुल, किससे बात कर रहे हो, किसकी बात सुन रहे हो? जल्दी चलो यार, मीटिंग के लिए लेट हो गए हम। तुम बस 1 मिनट दो मुझे। अब क्या लिख रहे हो राहुल, जल्दी चलो यार। 1 सेकंड रुको अंकिता। अंकिता, कई बार ना हम दूसरों के हालात नहीं समझ सकते कि वो किन हालातों में हमारे पास काम कर रहे हैं। देखो ना, अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने इसकी सैलरी इसको दी थी, लेकिन उसके बाद इसको अभी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार है और इसको भी बहुत तेज़ बुखार है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम चेक कर सकती हो उसको हाथ लगा के। और ये बीमार होने के बावजूद भी हमारे पास काम करने के लिए आया अंकिता, क्योंकि ये जानता है अगर ये आज नहीं आया तो शायद हमारी मीटिंग कैंसिल हो सकती है। इसीलिए ये काम पे आया है, और इसने हमसे कोई पैसे भी नहीं मांगे, क्योंकि शायद इसको नौकरी खोने का डर है कि अभी इसने 4-5 दिन पहले ही पैसे मांगे, और ये दोबारा पैसे मांगेगा तो हम लोग इसकी मदद करेंगे कि नहीं। मुझे लगता है यही सब सोच के इसने हमसे पैसे नहीं मांगे। और अंकिता, ये हमारे पास काम करता है, अगर हम इसके हालात नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? तुम ही सोचो ना, कई बार दूसरों के हालात ना हम नहीं समझ पाते, लेकिन जज्बात सब कुछ बयां कर देते हैं। हाँ राहुल, काफ़ी बार हमें लोगों की सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं होता कि वो किन हालातों से गुजर रहे हैं, और बिना सोचे समझे भी मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। सच बोलूँ तो कई बार जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। तुमने अच्छा किया इसको पैसे दे करके, और मैं तो कहती हूँ कि जब तक इसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती, सही से इलाज नहीं हो जाता, तब तक इसको बोलना कि ये घर में ही रहे, अपनी मम्मी का ख्याल रखे। हम कोई बात नहीं, जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो अंकिता, मैंने उस पर्ची में सब कुछ लिख दिया है। जब ही उठेगा ना और उसको पढ़ेगा तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वो गाड़ी कौन लेकर गया और क्यों लेकर गया। अभी हम लोग भी चलते हैं, हमें भी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ठीक है राहुल, वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं हम। एक काम करो, तुम स्कूटी लेके पहुंचो, मैं गाड़ी लेकर के पहुंचती हूँ। और एक काम करेंगे, रात को ना इसके घर भी चल लेंगे, अगर हम कुछ हेल्प कर सकेंगे तो ज़रूर करेंगे। ज़रूर अंकिता, चलो अब हम चलते हैं। अरे बाप रे, सर कितना दर्द हो रहा है। एक कहाँ सो गया मैं?
गाड़ी गाड़ी का बिना चाबी के कोई जतिन घबराना मत, वो गाड़ी मैं लेकर जा रहा हूँ। और हम लोग मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, तो हम वहाँ से गाड़ी उठाकर चले आए। और ये कुछ पैसे हैं जिससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। ये पैसे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की दवाइयों के लिए हैं, क्योंकि जब तुम सो रहे थे तभी तुम्हारी वाइफ का कॉल आया था। तब मैंने तुम्हारी सारी परेशानी सुन ली थी। और जब तक तुम सही नहीं होते काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और घबराना मत, ना ही तुम्हारी नौकरी जाएगी और ना ही वो पैसे कटेंगे। हे भगवान, ये कैसी लीला है तेरी। कभी भी कुछ भी मांगा है तो समय पे नहीं मिला, लेकिन आज बिना मांगे ही मेरी मदद कर दी। सच में तेरी लीला अपरंपार है, तेरी लीला अपरंपार है। हेलो, हाँ सुनीता। नहीं, रात में नहीं, हम अभी आ रहे हैं। अभी माँ की दवाइयाँ लेकर आएंगे, अभी अपनी दवाइयाँ लेकर आएंगे। हाँ सुनीता, पैसों का इंतजाम हो गया है। दरअसल क्या है कि घर पे ही तबीयत खराब थी हमारी। हमने सोचा अगर इस हालात में भी गाड़ी चलाएंगे तो कहीं हादसा ना हो जाए, बस इसलिए थोड़ी देर गाड़ी साइड में लगा के धूप में रुक गए। और हमारी आग कब लगी हमें भी नहीं पता लगा। अब ऐसे में सांप ढूंढते हुए हमें वहाँ तक पहुँच गए। और जब ऐसे में उन्होंने हमें देखा तो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने हमारी मदद कर दी। हमारी जेब में कुछ पैसे और ये पर्चा छोड़ के गए। पहले भी फोन किया था। हाँ, तो हो सकता है तुम्हारी बात साफ से हुई हो और इसीलिए उन्हें ये सारी मजबूरी पता लगी हो। सच में हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं ना सुनीता, कई बार भगवान इंसान के रूप में आते हैं और साहब हमारे लिए वही बनकर आए। अब हम माँ की सारी दवाइयाँ लेकर आएंगे, माँ हमारी ठीक हो जाएगी। और साहब ने ये भी लिखा है कि जब तक तुम्हारी माँ अच्छी ना हो, जब तक काम पे आने की कोई जरूरत नहीं, हम कोई पैसा नहीं काटेंगे। हम आ रहे हैं, हम अभी माँ की सारी दवाइयाँ लेकर आ रहे हैं। रुकिए मैडम जी, कहाँ जा रही है आप? वो भैया, आज मेरा इंटरव्यू है, बस इंटरव्यू देने जा रही थी। मैडम जी, इंटरव्यू तो खत्म हो चुके हैं और वैसे भी ऑफिस में जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑफिस भी बंद है आज। इंटरव्यू खत्म हो गया, ऑफिस बंद है? पर भैया अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ लोगों को देखा था, कुछ लोग बाहर भी निकल रहे थे और कुछ लोग अंदर भी जा रहे थे। वो क्या है ना मैडम जी, वो भी आपकी तरह गलती से ही आ गए थे। उनको भी वापस भेजा है मैंने। उनको भी यही बोला मैंने कि आज आप घर पे चले जाइए, ऑफिस में जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑफिस ही बंद है। अच्छा, पर मैं तो बहुत दूर से आई थी यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। कम से कम 2-3 घंटे लगे हैं मेरे को। देखिए मैडम जी, इसमें तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। बॉस ने ही मुझे बोला है कि जिनका भी इंटरव्यू हमने लिया था पहले, उन्हीं में से किसी को सिलेक्ट कर लिया गया है। तो अब आगे कोई और भी आएगा इंटरव्यू देने के लिए तो उन्हें मना ही कर देना। अब कोई इंटरव्यू नहीं हो रही इस ऑफिस में। और वैसे भी अब तो ज़रूरत है ही नहीं एम्प्लॉय की इस ऑफिस में। अगर मैं आपको भेज भी दूंगा तो वहाँ ऊपर जो मैनेजर बैठे हैं वही आपको मना कर देंगे, इंटरव्यू भी ना ले शायद आपका। इसलिए मैडम जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप यहाँ से जा सकती है क्योंकि सर ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है भैया, क्या कर सकते हो। अच्छा मैडम जी, मुझे ना एक मदद चाहिए थी आपसे, क्योंकि आप दिखने में अच्छे खासे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। जी बोलिए। वो क्या है ना मैडम जी, गांव में हमारी माँ को हमें पैसे भेजना है। अब क्या है कि हमेशा उनके खाते में डलवा दिया करते थे, लेकिन वक्त मिल नहीं रहा है। तो वो क्या होता है, ऑनलाइन अगर आपके खाते में पैसे हैं तो आप ऑनलाइन उनको कर दीजिए 3000 रुपये। बाकी कैश हम आपको अभी दे देंगे, ये है हम पे पड़े हुए, दीजिए। 3000? हाँ, इतने तो है मेरे अकाउंट में, दीजिए। आप गिन लीजिए अच्छे से, 3000 रुपये पूरे। भैया आपने पक्का मेरे को 3000 रुपए दिए? हाँ, मैंने 3000 रुपये तो दिए हैं, अभी गिन रहे हैं ना आप। नहीं भैया, आपने मेरे को 4000 रुपए दिए हैं। ये लीजिए 1000 रुपए, और ये 3000 रुपए मैं अभी ट्रांसफर कर देती हूँ।
ऐसी गलती कैसे हो गई हमसे? क्या ना मैडम जी, हमने 3,000 रुपये अलग से रखे थे निकाल के कि किसी से भी ऑनलाइन करवा देंगे, मगर लगता है कि 4,000 रुपये गिन लिए हमने गलती से। वैसे एक बात बताएं मैडम जी, आप चाहते तो आप ये पैसे रख भी सकते थे, क्योंकि हमें तो लगा था 3,000 रुपये हैं। फिर आपने ये पैसे क्यों नहीं रखे? हमें क्या ही पता चलता। और वैसे भी ना हम आपको जानते ना आप हमको जानते, या आप रख भी लेते तो हमें क्या ही फर्क पड़ता। बात तो आपकी सही है भैया, लेकिन मैं 1,000 रुपए रखकर करती भी क्या? और ये 1,000 रुपए मैं कब तक खर्च कर लेती? कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाते ना। और वैसे भी भैया अभी तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। अभी मैं आपके 1,000 रुपए बेईमानी से ले तो लेती, लेकिन फिर क्या पता आगे चलकर मेरा लाखों का नुकसान होता फिर। और वैसे भी फिर हमारा पढ़ने लिखने का क्या ही फायदा, जो हम चोरी चकारी करने लगे। चोरी चकारी करनी होती तो यहाँ पे इंटरव्यू देने थोड़ी आती, वो भी 3 घंटे दूर से। अच्छा मैडम जी, मैं एक बार आपकी फाइल देख सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो? नहीं भैया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, ये लीजिए। और जब तक आप मेरे को अपनी मम्मी का नंबर बता दीजिए, मैं उनको ट्रांसफर कर देती हूँ। हाँ आप लिखिए ना, 9830। लो भैया, भेज दिए मैंने पैसे। वैसे मैडम जी सच बताया तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें, लेकिन हर विषय में बहुत ज़्यादा अंक है और हमें तो लगता है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण भी है। ये लीजिए आपकी फाइल। अच्छा मैडम जी, आप जाइए, इंटरव्यू दे आइए, जाइए। लेकिन आपने तो कहा था कि ऑफिस बंद है, इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं। हाँ, अब मैं ही कह रहा हूँ कि आप इंटरव्यू देने जा सकती, जाइए। क्योंकि मैंने जैसे आपकी फाइल देखी ना, इसमें मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगी। आप इंटरव्यू दे सकती हैं, जाइए। पक्का भैया, चले जाऊँ उधर? हाँ हाँ पक्का, जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मैं कम इन सर? वेलकम। आप तो मेरे को भी बाहर मिले थे ना, वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में। ये सब कुछ क्या चल रहा है सर? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सब बताता हूँ आपको। दरअसल मुझे मेरे कंपनी के लिए एक ईमानदार और कर्मनिष्ठ एम्प्लॉय चाहिए था। अब ऐसा कोई एम्प्लॉय मिल नहीं रहा था। काफ़ी टाइम मैंने इंटरव्यू लिए लोगों के, लेकिन सब मेरे सामने अपनी फेक स्माइल रख के अपनी फेक प्रोफाइल ही दिखा देते थे। और जब काम का वक्त आता था तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता था। अब ऐसे इंटरव्यू ले लेके थक गया, मुझे तो भाई लोगों की पहचान ही नहीं हो रही थी। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि बाहर जो गार्ड बैठता है, सबसे पहले वही इंसान को परखता है कि कोई इंसान कैसा है कैसा नहीं। तो बस गार्ड बन के बाहर बैठ गया। बहुत से लोग आए जिनका इंटरव्यू मैंने वहीं पर लिया और उनको पता भी नहीं चला। लेकिन फिर आप आए, आपका व्यवहार इतना अच्छा था जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप चाहते तो गार्ड की मदद भी नहीं करते, क्योंकि आप तो उसको जानते भी नहीं थे और ना ही वो आपको जानता था। लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद की, और यह व्यवहार मुझे आपका बहुत ही अच्छा लगा। बस इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप इंटरव्यू दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि ये सब हो क्या रहा है, पर अब सर अब सब कुछ क्लियर हो चुका है कि आपने ये सब क्यों किया। सर और एक बात, आप एक बार मेरा CV चेक कर लीजिए। दरअसल आप भूल गई हैं कि आपका CV मैंने गेट पे ही चेक कर लिया था, और आपका CV देख के ही मैंने बुलाया। यू आर सिलेक्टेड। क्या सच में सर? सच बताऊँ ना, तो सफलता अपना रास्ता खुद चुन लेती है। अच्छा, आप जाइएगा तो रिसेप्शन पे अपना मेल एड्रेस लिखवा लेना। आपका जॉइनिंग लेटर मैं मेल कर दूंगा। थैंक यू सो मच सर। आपको नहीं पता मेरे को इस जॉब की कितनी नीड थी। मीन्स अ लॉट सर। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। शार्प 9 o'clock सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या है? अब वो एक रूम चाहिए था, यहाँ पे अवेलेबल है? मगर तुम तो एक मुसलमान हो ना? जी, अकरम नाम है मेरा। देखो, मुसलमानों को हम घर नहीं देते, और आज तो यहाँ दिख गया, दोबारा दिख मत जाना यहाँ पे। चलो निकलो। जी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अभी आपने फोन किया था? जी भैया, मैंने ही फ़ोन किया था। रूम अवेलेबल है क्या? तो बताइए भैया, फिर कैसा रूम चाहिए आपको? जो भी सर, जो अवेलेबल हो चल जाएगा। 1 BHK में चल जाएगा? हाँ, 1 BHK भी चल जाएगा। तो नाम बताइए अपना। अकरम नाम है सर मेरा। क्या तुम इसका मतलब मुस्लिम हो? जी भैया, मुस्लिम हूँ मैं। तो पहले बोलना चाहिए ना भाई, टाइम वेस्ट कर रहा है खामे खा भी। और निकल जा भाई यहाँ से, कोई रूम नहीं देगा तेरे को, ठीक है ना? हेलो भैया, इधर आइए। जी जनाब, बताएं। क्या हुआ? बड़ी देर से देख रहा हूँ, परेशान घूम रहे हो। कुछ नहीं जी, बस मैं सुबह से
इस पूरी सोसाइटी में रूम ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं सर, पर कोई भी मुझे रूम देने से मना कर देता है। लेकिन क्यों? रूम तो बहुत सारे अवेलेबल है यहाँ पे, तो आपको रूम क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, रीज़न तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ, रीज़न बस मेरा नाम है जिस वजह से मुझे यहाँ पे रूम नहीं मिल रहा। मतलब ये कि मेरा नाम अकरम है और मैं एक मुसलमान हूँ। पता नहीं यहाँ के लोग मुझे रूम्स क्यों नहीं दे रहे। वैसे सच बताऊं तो मुझे भी नहीं लगता कि यहाँ पे आसपास आपको कोई कमरा मिल पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप कहाँ से हो और यहाँ पे क्या करने आए हैं? दरअसल हमारा गांव अलीगढ़ में है। हम अलीगढ़ से यहाँ पर आए हैं और आईआईटी में एडमिशन हुआ है हमारा। बस उसी पढ़ाई के चक्कर में सोचे कि यहाँ पे रह लेंगे, क्योंकि कॉलेज के नज़दीक यही सोसाइटी है। लेकिन देखिए ना, हमारी पढ़ाई में रुकावट हमारा यहाँ रहना बन रहा है। अगर हम रोज़ अलीगढ़ से यहाँ अप डाउन करेंगे तो फिर पता नहीं कब घर से निकलना होगा और कब घर पे पहुँचना होगा। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं कब तक ऐसे ही भटकते रहेंगे। वैसे आपके ख्यालात तो बहुत नेक हैं, पर एक पढ़ाई तो है जो धर्म के बीच का भेदभाव हटाती है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको रूम दिलवाता हूँ। क्या सर, आप मुझे रूम दिलवाएंगे? लेकिन मैं तो एक मुसलमान। क्यों, मुस्लिम इंसान नहीं होते क्या? अरे दिल से शुक्रिया जनाब। देखिए ना, आपसे इतनी बातें कर ली है और आपका नाम भी नहीं पता मुझे। क्या नाम है जनाब आपका? मैं राहुल शर्मा। राहुल शर्मा? आप तो हिंदू है ना? हिंदू के फिर एक मुसलमान की मदद, मतलब मैं समझा नहीं। इंसानियत के नाते, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं धर्म में और लोगों में भेदभाव नहीं करता, तो मैं चाहता हूँ आपकी मदद कर सकूँ और आपकी परेशानी हल हो जाए। इंसान का अच्छा होना ही मेरे लिए काफ़ी है। अब आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको रूम दिलवा देता हूँ। आइए। अरे राहुल जी, आप नमस्ते। नमस्ते जी, इनसे मिलिए, ये है अकरम जी। नमस्ते। पढ़ाई के सिलसिले में आए हैं यहाँ पे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे क्या खाक अच्छी बात है, पढ़ेंगे कैसे जब इनको रहने के लिए कोई कमरा ही नहीं देगा? तो रहने के लिए कमरा नहीं दे रहा? क्यों? क्योंकि ये मुसलमान है। मुसलमान है तो कोई कमरा नहीं दे रहा? ये कौन सी बात हुई? और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मुसलमान है तो उसको कोई कमरा नहीं देगा? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और जो कोई पढ़ाई करना चाहता है तो बल्कि हमें तो उसे बढ़ावा देना चाहिए ना कि उसकी इच्छाओं को दबाना चाहिए। एक बात सोचिए ना, अगर ये पढ़ लिख लेंगे और कुछ बन जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है देश का ही भला होगा ना। और वैसे भी हमारा धर्म तो हमें यही सिखाता है ना कि इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और भैया, आपको ना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे वाला फ्लोर मेरा ही है, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। और हाँ, अगर आपको खाने पीने में कुछ कमी लगे तो मेरे को बता देना, आप कभी भी आ सकते हो मेरे घर पर। अरे चलिए चलते हैं। ठीक है जी, नमस्ते। आप नीचे वेट करिए, मैं किसी को भेजती हूँ।